लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 19वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ज्ञानशंकर को गायत्री का पत्र मिला तो फूले न समाये। हृदय में भांति भांति की मनोहर सुखद कल्पनाएं तरंगे मारने लगीं। सौभाग्य देवी जीवन संकल्प की भेंट लिए उनका स्वागत करने को तैयार खड़ी थी। उनका मधुर स्वप्न इतनी जल्दी फलीभूत होगा इसकी उन्हें आशा न थी। विधाता ने एक बड़ी रियासत के स्वामी बनने का अवसर प्रदान कर दिया था। यदि अब भी वो इससे लाभ न उठा सके तो उनका दुर्भाग्य, किंतु गोरखपुर जाने के पहले लखनपुर की ओर से निश्चिंत हो जाना चाहते थे। जब से प्रेमशंकर ने उनसे अपने हिस्से का नफा मांगा था, उनके मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही थीं। लाला प्रभाशंकर का वहां आना जाना और भी खटकता था। उन्हें संदेह होता था कि बुढ़ा घाघ अवश्य कोई न कोई दांव खेल रहा है। ये पितृवत प्रेम अकारण नहीं। प्रेमशंकर चतुर हों, लेकिन इस चाणक्य के सामने अभी लौंडे हैं। उनकी कुटिल कामना यही होगी कि उन्हें फोड़कर लखनपुर के 8 आने लड़कों के नाम हिब्बा करा लें या किसी दूसरे महाजन के यहाँ बय करा के बीच में 10-5 हजार की रकम उड़ा लें। जरूर यही बात है, नहीं तो जब अपनी ही रोटियों के लाले पड़े हैं तो ये पकवान बन बन कर न जाते। अब तो श्रद्धा ही मेरी हारी हुई बाजी का फर्जी है। अब उसे ये पढ़ाऊं कि तुम अपने गुजारे के लिए आधा लखनपुर अपने नाम करा लो। उनकी कौन चलाए, अकेले हैं ही, न जाने कब कहाँ चल दें, तो तुम कहीं की न रहो। ये चाल सीधी पड़ जाए तो अब भी लखनपुर अपना हो सकता है। श्रद्धा को तीर्थ यात्रा करने के लिए भेज दूंगा। एक न एक दिन मर ही जाएगी। जीती भी रही तो हरिद्वार में बैठी गंगा स्नान करती रहेगी। लखनपुर की ओर से मुझे कोई चिंता न रहेगी। यों निश्चय करके ज्ञानशंकर अंदर गए। दैवयोग से श्रद्धा उनकी इच्छानुसार अपने कमरे में अकेली बैठी हुई मिल गई। माया को कई दिन से ज्वर आ रहा था। विद्या अपने कमरे में बैठी हुई उसे पंखा झल रही थी। ज्ञानशंकर चारपाई पर बैठकर श्रद्धा से बोले, देखी चचा साहब की धूर्तता। वो तो मैं पहले ही ताड़ गया था कि ये महाशय कोई ना कोई स्वांग रच रहे हैं। सुना, लखनपुर के बय करने की बातचीत हो रही है। श्रद्धा विस्मित होकर, तुमसे किसने कहा? चचा साहब को मैं इतना नीच नहीं समझती। मुझे पूरा विश्वास है कि वो केवल प्रेमवश वहां आते जाते हैं। ज्ञान, ये तुम्हारा भ्रम है। ये लोग ऐसे निस्वार्थ प्रेम करने वाले जीव नहीं हैं। जिसने जीवन पर्यंत दूसरों को ही मूड़ा हो, वो अब अपना गंवा कर भला क्या प्रेम करेगा? मतलब कुछ और ही है। भैया का माल है, चाहे बेचें या रखें, चाहे चचा साहब को दे दें या लुटा दें, इसका उन्हें पूरा अधिकार है। मैं बीच में कूदने वाला कौन होता हूं? हाँ, इतना अवश्य है कि तुम फिर कहीं की न रहोगी। श्रद्धा, अगर तुम्हारा ही कहना ठीक हो तो मेरा इसमें क्या बस है? ज्ञान, बस क्यों नहीं है? आखिर तुम्हारे गुजारे का भार तो उन्हीं पर है। तुम 8 आने लखनपुर अपने नाम लिखा सकती हो। भैया को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तुम्हें संकोच हो तो मैं स्वयं जाकर उनसे मामला तय कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि भैया इंकार न करेंगे, और करें तो भी मैं उन्हें कायल कर सकता हूं। जब तुम्हारे नाम हो जाएगा तब उन्हें बय करने का अधिकार न रहेगा और चचा साहब की दाल भी न गलेगी। श्रद्धा विचार में डूब गई। जब उसने कई मिनट तक सिर न उठाया तब ज्ञानशंकर ने पूछा, क्या सोचती हो, इसमें कोई हर्ज है? जायदाद नष्ट हो जाए वो अच्छा है या घर में बनी रहे वो अच्छा है? अब श्रद्धा ने सिर उठाया और गौरवपूर्ण भाव से बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उनको जो इच्छा हो वो करें, चाहे अपना हिस्सा बेच दें या रखें। वो स्वयं बुद्धिमान है, जो उचित समझेंगे वो करेंगे। मैं उनके पांव में बेड़ी क्यों डालूं? ज्ञानशंकर ने रुष्ट होकर उत्तर दिया, लेकिन ये सोचा है कि जायदाद निकल गई तो तुम्हारा निर्वाह क्यों कर होगा? वो कल ही फिर अमेरिका की राह लें तो? श्रद्धा, मेरी कुछ चिंता न करो। वो मेरे स्वामी हैं, जो कुछ करेंगे उसी में मेरी भलाई है। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि मुझे निरावलंब छोड़ जाएंगे। ज्ञान, तुम्हारी जैसी इच्छा। मैंने ऊंच नीच सुझा दिया। अगर पीछे से कोई बात बने बिगड़े तो मेरे सिर दोष न रखना। ज्ञानशंकर बाहर आए तो उनका चित्त उद्विग्न हो रहा था। श्रद्धा के संतोष और पति भक्ति ने उन्हें एक नई उलझन में डाल दिया। ये तो मालूम था कि श्रद्धा मेरे प्रस्ताव को सुगमता से स्वीकार न करेगी, लेकिन उसमें इतना दृढ़ त्याग भाव है, इसका उन्हें पता न था। अपने मानव प्रकृति ज्ञान पर उन्हें घमंड था। श्रद्धा के त्याग भाव ने उसे चूर कर दिया। ओह, स्त्रियां कितनी अविवेकनी होती हैं।
मैंने महीनों इसे तोते की भांति पढ़ाया, उसका ये फल। वो अपने कमरे में देर तक बैठे सोचते रहे कि क्यों कर ये गुत्थी सुलझे। वो आज ही इस दुविधा का अंत करना चाहते थे। यदि वो श्रद्धा का भार मुझ पर छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें लखनपुर उसके नाम लिखना पड़ेगा। मैं उन्हें मजबूर करूंगा। खूब खुली खुली बातें होंगी। इसी असमंजस में वो घर से निकले और हाजीपुर की ओर चले। रास्ते भर वो इसी चिंता में पड़े रहे। ये संकोच भी होता था कि इतने दिनों बाद मिलने भी चला तो स्वार्थवश होकर। जब से प्रेमशंकर हाजीपुर रहने लग गए थे, ज्ञान बाबू ने एक बार भी वहां जाने का कष्ट न उठाया था। कभी कभी अपने घर पर ही उनसे मुलाकात हो जाती थी, मगर इधर 3-4 महीनों से दोनों भाइयों में भेंट ही न हुई थी। ज्ञानशंकर हाजीपुर पहुंचे तो शाम हो गई थी। पूस का महीना था। खेतों में चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। सरसों, मटर, कुसुम, अलसी के नीले पीले फूल अपनी छटा दिखा रहे थे। कहीं चंचल तोतों के झुंड थे, कहीं उचक्के कौओं के गोल। जगह जगह पर सारस के जोड़े अहिंसापूर्ण विचार में मग्न खड़े थे। युवतियां सिरों पर घड़े रखे नदी से पानी ला रही थीं। कोई खेत में बथुआ का साग तोड़ रही थी, कोई बैलों को खिलाने के लिए हरियाली का गट्ठा सिर पर रखे चली आती थी। सरल शांतिमय जीवन का पवित्र दृश्य था। शहर की चिल्लपों दौड़ धूप के सामने ये शांति अतीव सुखद प्रतीत होती थी। ज्ञानशंकर एक आदमी के साथ प्रेमशंकर के झोंपड़े में आए तो वहां की सुरम्य शोभा देखकर चकित हो गए। नदी के किनारे एक ऊंचे और विस्तृत टीले पर लताओं और बेलों से सजा हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो किसी उच्चात्मा का संतोषपूर्ण हृदय है। झोपड़े के सामने जहां तक निगाह जाती थी प्रकृति की पुष्पित और पल्लवित छटा दिखाई देती थी। प्रेमशंकर झोंपड़े के सामने खड़े बैलों को चारा डाल रहे थे। ज्ञानशंकर को देखते ही बड़े प्रेम से गले मिले और घर का कुशल समाचार पूछने के बाद बोले, तुम तो जैसे मुझे भूल ही गए, इधर न आने की कसम खा ली। ज्ञानशंकर ने लज्जित होकर कहा, यहां आने का विचार तो कई दिन से था, पर अवकाश ही नहीं मिलता था। इसे अपने दुर्भाग्य के सिवा और क्या कहूं। आप मुझसे इतने समीप हैं, फिर भी हमारे बीच में 100 कोस का अंतर है। ये मेरी नैतिक दुर्बलता और बिरादरी का लिहाज है। मुझे बिरादरी के हाथों जितने कष्ट झेलने पड़े वो मैं ही जानता हूं। ये स्थान तो बड़ा रमणीक है। ये खेत किसके हैं? प्रेमशंकर, इसी गांव के असामियों के हैं। तुम्हें तो मालूम होगा, सावन में यहां बाढ़ आ गई थी, सारा गांव डूब गया था। कितने ही बैल बह गए, यहां तक कि झोपड़ों का अभी पता न चला। तब से लोगों को सहकारिता की जरूरत मालूम होने लगी। सब असामियों ने मिलकर ये बांध बना लिया है और ये 60 बीघे का चक निकल आया। इसके चारों ओर ऊंची मेड़े खींच दी हैं। जिसके जितने बीघे खेत हैं उसी परते से बीज और मजदूरी ली जाएगी। उपज भी उसी परते से बांट दी जाएगी। मुझे लोगों ने प्रबंधकर्ता बना रखा है। इस ढंग से काम करने से बड़ी किफायत होती है। जो काम 10 मजूर करते थे वही काम 6-7 मजूरों से पूरा हो जाता है। जुताई और सिंचाई भी उत्तम रीत से हो सकती है। तुमने गायत्री देवी का वृतांत खूब लिखा है, मैं पढ़कर मुग्ध हो गया। ज्ञानशंकर, उन्होंने मुझे अपनी रियासत का प्रबंध करने को बुलाया है। मेरे लिए ये बड़ा अच्छा अवसर है, लेकिन जाऊं कैसे? माया और उनकी मां को तो साथ ले जा सकता हूं, किंतु भाभी किसी तरह जाने पर राजी नहीं हो सकती। शिकायत नहीं करता, लेकिन चाची से आजकल उनका बड़ा मेल जोल है। चाची और उनकी बहू दोनों ही उनके कान भरती हैं। उनका सरल स्वभाव है, दूसरों की बातों में आ जाती हैं। आजकल दोनों महिलाएं उन्हें दम दे रही हैं कि लखनपुर का आधा हिस्सा अपने नाम करा लो। कौन जाने तुम्हारे पति फिर विदेश की राह लें तो तुम कहीं की न रहो। चचा साहब भी उसी गोष्ठी में हैं। आज ही कल में वो लोग ये प्रस्ताव आपके सामने लाएंगे। इसलिए आपसे मेरी विनीत प्रार्थना है कि इस विषय में आप जो करना चाहते हैं उससे मुझे सूचित कर दें। आपके ही फैसले पर मेरे जीवन की सारी आशाएं निर्भर हैं। यदि आपने अपने हिस्से को व्यय करने का निश्चय कर लिया हो तो मैं अपने लिए कोई और राह निकाल लूं। प्रेमशंकर, चचा साहब के विषय में तुम्हें जो संदेह है वो सर्वथा निर्मूल है। उन्होंने आज तक कभी मुझसे तुम्हारी शिकायत नहीं की। उनके हृदय में संतोष है, और चाहे उनकी अवस्था अच्छी न हो पर वो उससे असंतुष्ट नहीं जान पड़ते। रहा लखनपुर के संबंध में मेरा इरादा, मैं ये सुनना ही नहीं चाहता कि मैं उस गांव का जमींदार हूं। तुम मेरी ओर से निश्चिंत रहो। यही समझ लो कि मैं हूं ही नहीं। मैं अपने श्रम की रोटी खाना चाहता हूं, बीच का दलाल नहीं बनना चाहता।
अगर सरकारी पत्रों में मेरा नाम दर्ज हो गया तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। तुम्हारी भाभी के जीवन निर्वाह का भार तुम्हारे ऊपर रहेगा। मुझसे भी जो कुछ बन पड़ेगा तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। ज्ञानशंकर भाई की बातें सुनकर विस्मित हो गए। यद्यपि इन विचारों में मौलिकता न थी, उन्होंने साम्यवाद के ग्रंथों में इसका विवरण देखा था, लेकिन उनकी समझ में ये केवल मानव समाज का आदर्श मात्र था। इस आदर्श को व्यवहारिक रूप में देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। वह अगर इस विषय पर तर्क करना चाहते तो अपनी सबल युक्तियों से प्रेमशंकर को निरुत्तर कर देते, लेकिन ये समय इन विचारों के समर्थन करने का था, न कि अपनी वाक्पटुता दिखाने का। बोले, भाई साहब, ये समाज संगठन का महान आदर्श है और मुझे गर्व है कि आप केवल विचार से नहीं, व्यवहार से भी उसके भक्त हैं। अमेरिका की स्वतंत्र भूमि में इन भावों का जागृत होना स्वाभाविक है। यहां तो घर से बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आई। आत्मबल और बुद्धि सामर्थ्य से भी वंचित हूं। मेरे संकल्प इतने पवित्र और उत्कृष्ट क्यों कर हो सकते हैं? मेरी संकीर्ण दृष्टि में तो यही जमींदारी, जिसे आप मुस्कुराकर बीच की दलाली समझते हैं, जीवन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। हाँ, संभव है आगे चलकर आपके सत्संग से मुझ में भी सद्विचार उत्पन्न हो जाए। प्रेम, तुम अपने ही मन में विचार करो। ये कहाँ का न्याय है कि मेहनत तो कोई करे, उसकी रक्षा का भार किसी दूसरे पर हो और रुपए उगाहें हम। ज्ञान, बात तो यथार्थ है, लेकिन परंपरा से ये परिपाटी ऐसी चली आती है, इसमें किसी प्रकार का संशोधन करने का ध्यान ही नहीं होता। प्रेम, तो तुम्हारा गोरखपुर जाने का कब तक इरादा है? ज्ञान, पहले आप मुझे इसका पूरा विश्वास दिला दें कि लखनपुर के संबंध में आपने जो कहा है वो निश्चयात्मक है। प्रेम, उसे तुम अटल समझो। मैंने तुमसे एक बार अपने हिस्से का मुनाफा मांगा था। उस समय मेरे विचार इतने पक्के न थे, मेरा हाथ भी तंग था। उस पर मैं बहुत लज्जित हूं। ईश्वर ने चाहा तो अब तुम मुझे इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ पाओगे। ज्ञान, तो मैं होली तक गोरखपुर चला जाऊंगा। कोई हर्ज न हो तो आप भी घर चलें। माया आपको बहुत पूछा करता है। प्रेम, आज तो अवकाश नहीं, फिर कभी आऊंगा। ज्ञानशंकर यहां से चले तो उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। बहुत दिनों के बाद मेरे मन की अभिलाषा पूरी हुई। अब मैं पूरे लखनपुर का स्वामी हूं। यहां अब कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं। जो चाहूं निर्विघ्न कर सकता हूं। भैया वचन के पक्के हैं, वो अब कदापि दुलख नहीं सकते। वो इस्तीफा लिख देते तो बात और पक्की हो जाती, लेकिन इस पर जोर देने से मेरी क्षुद्रता प्रकट होगी। अभी इतना ही बहुत है, आगे चलकर देखा जाएगा। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 19वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।